पश्चिमीकरण की बात कर रहे हैं तो हम, यानी कि वेस्ट साइड, ठीक है। तो जब भारत की वोट होती है, जैसे कई लोग आते हैं, कई विद्वान आते हैं, ये देखा होगा कि लोग आते हैं और अपना सर्च करके चले जाते हैं और अपने अपने कुछ रिसर्च सेंटर से लेके आते हैं और बता जाते हैं। तो कई विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, विदेशी आक्रमण हमारे पश्चिमी देश से तो आए, यहाँ से तो नहीं। तो इनका काम क्या था, अंग्रेजों ने अपने लंबे समय में जब विदेशी आक्रमण हुआ तो आक्रमण किसने किया, अंग्रेजों की बात हो रही है, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या करा, इन्होंने काम क्या था, व्यापार करना। पहले ये व्यापार करने के लिए आए थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने इंडिया पर क्या कर लिया, अपना अधिकार स्थापित किया और फिर अपना पूरा हमको क्या बना दिया इन्होंने, गुलाम, और हम पर अधिकार करने लगे। हमारी भूमि पर हमारे यहाँ पर खाएंगे और हमारे पर अधिकार जताएंगे, हमें दास बना दिया और धीरे धीरे उन्होंने अपना शोषण करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे शासन व्यवस्था अलग हो गई, अब उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था बनाना शुरू कर दी, अपने जो भी उनके कानून थे वो हम पे ऑर्डर करने लगे, उनका कानून हम पे चलने लगा, शासन व्यवस्था अलग हो गई। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हुई, कुछ हमारे भारत में विकास भी हुआ, लेकिन शोषण के साथ हमारा विकास भी हुआ, लेकिन चेंजेस भी हुए। पहले का लोग अलग अलग खान पीन का, अब उन्होंने देख लिया कि यहाँ के लोगों का खान पीन, तो यहाँ पे चेंजेस होता है। इंडिया में चेंजेस तभी तो होगा, सामाजिक परिवर्तन क्या होगा, जब हम दूसरे कल्चर को देख के आएंगे और उसे समझेंगे, उसको एक्सेप्ट करें, वो हमारा चेंजेस होगा। तो पश्चिमीकरण का अर्थ क्या होगा, पश्चिमीकरण माने होता है वेस्टर्नाइजेशन। अब चूंकि अभी भी आप देखते हैं वेस्टर्नाइजेशन यानी हम पश्चिमी कल्चर अपना रहे हैं, अपनाते हैं, वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो हम पे पहनावे के रूप में ले रही है, खान पान के रूप में, वो हमेशा चेंजेस होते हैं। तो हम करेंगे मीनिंग ऑफ, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। यहाँ पे किसने दिया है पहले डेफिनेशन, श्रीनाथ निवास, ठीक है, कोई अहमद मुद्दा जो थे पहले। इनका कहना क्या है, पश्चिमीकरण की व्याख्या करते लिखते हैं कि मैंने एक पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज के 150 वर्ष के शासन परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति में उत्पन्न परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है। जब हमारी भारतीय संस्कृति में जो चेंजेस हुए हैं वो किनके द्वारा हुए हैं, इनके द्वारा। ये पश्चिमीकरण से आए, चेंजेस कर दिया उन्होंने। पहले हमारे यहाँ पे लोग धोती कुर्ता ही पहनते थे, जो जीन्स पहनने की प्रचलित करता कहाँ से, इनके द्वारा है, ठीक है। पहले साड़ी पहनती थी, सूट पहनती थी, लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर में देखें तो उनकी ड्रेसेस आने लगे जो हम फॉरेन कंट्री से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कई तरीके के हम ड्रेसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ सब परिवर्तन हुआ। बाकी पहनावे के अलावा इसमें और क्या चेंजेस हुए, इन्होंने और क्या चेंजेस करे, प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल, टेक्निक चीज़ें तो हमारी कब आई, इन्होंने तो दी है, ठीक है। मोबाइल का यूज इनके द्वारा ही है, इंडस्ट्रीज इनके द्वारा ही। अब हम पहले क्या करते थे, रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे, यानी कच्चा माल, हमने किसी से कच्चा माल इकट्ठा किया, लेकिन उसका हम यूज़ कर लेते थे, उसका हमें ये नहीं पता था कि हम इससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो पैसा कब कमाएंगे, हमने रॉ मटेरियल बनाया, अब रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल में रखा तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज में ले जाएंगे, वहाँ से इसके द्वारा और चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। मान लो हम कॉटन की ही बात करें तो पहले कॉटन को हम घर में यूज़ करते थे, बाकी के द्वारा जो भी, लेकिन अब हम कॉटन से क्या कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। कपड़े हम हाथ से बनाएंगे क्या, मशीन में आएंगे, इंडस्ट्रीज में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, उद्योग में जाएंगे, वहाँ पर हमने कॉटन दिया, उससे धागा बना, कपड़े बने, कई अलग अलग प्रकार की भी चीज़ें बनी। तो एक वस्तु से हमने अलग वस्तुएं बना के उनको फिर हमने मार्केट में, अब हमने जो उत्पादन दिया है, मान लो हमने रॉ मटेरियल बनाया तो है, तो हमने जो उस रॉ मटेरियल से हमने वस्तुएं बनाई है, तो उन वस्तुओं को क्या करेंगे, रखेंगे तो नहीं, हम मार्केट में क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, बना के हमने सेलिंग की, उससे हमें क्या मिला, पैसा मिला। तो इन्होंने क्या है, जैसे प्रौद्योगिकी संस्थाओं, विचारधाराओं, मूल आदि में घटित होने वाले परिवर्तनों का बोधन, यानी जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन है, इसका मेन क्या है, हमारा जो प्रौद्योगिकी आई, इंडस्ट्रीज आई, संस्थाएं आई, ये सब हमारे क्या परिवर्तन हुए। तो इन परिवर्तनों का एक हमारा पश्चिमीकरण कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आता है, भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कायम होने के बाद ही हमारा संपर्क पश्चिमी या ब्रिटिश संस्कृति से स्थापित हुआ और दिन पर दिन घनिष्ठ होता गया।
जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना, हमें इतना पता था कि हमें इन चीज़ों का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। अब जैसे जैसे अंग्रेज आए तो इन्होंने यहाँ पे भी चेंजेस कर दिए। पहले हम वाइट ही कपड़े पहनते थे, उन्होंने कलर की खेती की, नीम की खेती होती थी, इससे कलर वाले कपड़े उन्होंने पहनना शुरू हुए। पहले हम वाइट ही पहनते थे, मोस्टली ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ आपको मिलेगी। कलर वाली चीज़ें हमें किनसे मिली, इन्हीं से मिली, ठीक है। हम एक वस्तु से, हमने कॉटन से कई उपयोग करे, कपड़े बनाए और क्राफ्ट चीज़ें बनाई कॉटन से, हमने चटाइयाँ बनाई, वस्तुएं बनाई। तो एक चीज़ से हमने कॉटन से क्या करा, काफ़ी चीज़ें हमने बनाना शुरू कर दी। तो ये सब हमारा किसके द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो क्या इनका यूज़ कर सकते थे, नहीं, उस वस्तु को कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज के द्वारा, इंडस्ट्री किसके द्वारा आई, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने तो उनका मेन उद्देश्य क्या था, फैक्ट्रियाँ स्थापित करना, वो इसलिए तो आते, उन्होंने कहा था माल ले जाएंगे और फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे। पहले व्यापार करना था उनको, सबसे पहले उन्होंने सूरत में व्यापार स्टार्ट किया था, ठीक है, अंग्रेजों ने। जब इन्होंने कहा व्यापार स्थापित करके, उन्होंने कहा एक उद्योग स्थापित कर रहे हैं जिससे फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, उसमें माल हम बनाएंगे। तो धीरे धीरे जिस चीज़ें उन्होंने चेंज की भारत के अंदर। इनके अलावा इन्होंने क्या क्या चेंज किया, टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, धर्म, कला, परंपरा, साहित्य, विचार, मूल सभी में पश्चिमी संस्कृति की अमिट छाप हुई। हमारे पहले परिवार कैसे होते थे, हम लोग जो हमारे, अगर हमने कहा कि फैमिली कितने टाइप की होगी तो आप क्या बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली, 2 टाइप्स। एक होती है हमारी जॉइंट फैमिली एंड दूसरी जिसमें छोटा परिवार होता है, ठीक है। जॉइंट फैमिली में मेंबर्स की संख्या 15 से 20 की समथिंग हो जाती है, 10 से अधिक होती है, और इसमें मैक्सिमम कम से कम 4, 0 तो होगी नहीं, 4, 2 और 4, क्योंकि बच्चे और उनकी माता पिता, ये हमारी सिंगल फैमिली में है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में हमारे सारे लोग रहते हैं, चाचा चाची, भैया बहन, दादा दादी सब। तो अब क्या हुआ, जब वेस्टर्नाइजेशन आया तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली की जगह क्या हुआ, एकल परिवार ज़्यादा लोगों ने उचित समझा, लोग अपने में ही परिवार को समझते थे। अब उन्होंने जॉइंट फैमिली को छोड़ के खुद के सिंगल फैमिली में रहना शुरू कर दिया, किसके द्वारा, वेस्टर्नाइजेशन के द्वारा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे विवाह, विवाह में भी चेंजेस आए। अगर हम जॉइंट फैमिली में देखें तो यहाँ पे विवाह किसके द्वारा होते थे, हमारे जो बड़े लोग होते थे वो ही चॉइस करते थे विवाह की बात करें। लेकिन सिंगल फैमिली में देखें तो खुद के पसंद के द्वारा, लाइकिंग के द्वारा उनका विवाह हो जाता है। एक ये चेंज आता है। दूसरा आता है धर्म, रिलीजियस में भी चेंजेस आता है। हम हिंदू धर्म को छोड़ के वेस्टर्नाइजेशन पे जाके मिस्री धर्म अपनाते हैं, कई लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं, दूसरे धर्म को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कला में भी काफ़ी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें कई कई चीज़ें बनाई जाती हैं, कला में हमारी जाएगी प्रकार। हम पुराने रीति रिवाज को छोड़कर नए रीति रिवाज में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमारी परंपराएं है, साहित्य संगीत है, ये सब हमारे जो रिस्पॉन्ड करता है वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। कितना आगे समझे। अब आते हैं हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब पहले हम इतिहास के बारे में देखेंगे। पिछले 400 वर्षों के अंदर पश्चात सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार विश्व के अग्रणी देशों में हो गया। 1500 ईस्वी पूर्व पश्चिमी जीवन की विधि में महान अंतर नहीं था, परंतु विज्ञान के विकास के बाद मशीनों के विस्तार, पाश्चात्य संस्कृति व सभ्यता में अनेक महत्वपूर्ण विलक्षणता उत्पन्न हुई। जाहिर सी बात है, किसी भी अगर कहीं भी जगह का हमें डेवलपमेंट करना है, यानी कि प्रोग्रेस करनी है, जो हमने भी आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है, पिछले चैप्टर का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। अगर हमें विकास करना है तो साइंस के द्वारा ही विकास होगा, ठीक है। साइंस एक ऐसी चीज़ है जो तीव्र गति से बढ़ती है और क्या करती है, प्रोग्रेस करती है। मशीनें आएंगी तभी हम उससे रॉ मटेरियल्स बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने बताया भारत का पश्चिमी यूरोपीय प्रत्यक्ष निर्मित
पहले पुर्तगाली आए। जैसे आपसे पूछते हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए कौन कौन आया, व्यापार के लिए ठीक है। तो पास से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से पुर्तगाली आएगा, दूसरे क्या जाएंगे हमारे डच, वैसे तो आएगा अंग्रेजी भी आएंगे, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ से फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो आएंगे, और उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद ये सही गलत, अंग्रेज, उसके बाद आते हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश हमारे अलग, ठीक है। तो पहले पुर्तगाली का काम क्या था सर हमारा, पुर्तगाली इसलिए आए थे हमें व्यापार के लिए, इनका मेन मकसद यही था कि हम इंडिया पे कब्जा करें, ठीक है। डच भी आए, ये भी व्यापार के लिए आए, उसके बाद फ्रांसीसी, ये भी व्यापार के लिए आए। अंग्रेज और ब्रिटिश ने क्या करा, जब 1600 की बात की, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने व्यापार के लिए आए ये भी, और उन्होंने फिर धीरे धीरे अधिपत्य स्थापित कर दिया। तो यहाँ की बात करते हैं अगर, तो भारत के शासक मुगल बादशाहों से आगे लेकर ये व्यापार प्रारंभ किया। अकबर के समय में ये आना शुरू कर दिए थे अंग्रेज, उन्होंने कहा व्यापार करना है तो ये सूरत में व्यापार स्थापित किया, और जहांगीर ने पूरी वो दे दी थी कि अब आप पूरी अच्छी तरह से व्यापार कर सकते हैं। जहांगीर से उन्होंने वो लिया, पत्र होता है एक तरीके से कि हमें आपका आदेश चाहिए, क्योंकि बिना राजा के वो व्यापार नहीं कर सकते, राजा जब तक राजा की भूमि मानी जाएगी। तो उन्होंने जहांगीर से आज्ञा लेके पूरा अंग्रेज से, तो अकबर के टाइम अगर कहा जाता है, क्वेश्चन आता है आपका कि मुगल काल में किस राजा के समय अकबर आना प्रारंभ कर दिया, तो उसमें अकबर का भी आता है, जहांगीर का नाम आता है। अब मोस्टली लोग सोचते हैं कि जहांगीर, लेकिन अकबर के टाइम से ही अंग्रेजों ने व्यापार स्टार्ट कर दिया, और जहांगीर से उन्होंने फिर अपनी पूरी जो फैक्ट्री, व्यापार फैक्ट्री उन्होंने स्थापित करनी थी, और धीरे धीरे उन्होंने औरंगजेब समय तो इनका पूरा व्यापार स्थापित हो चुका था, और अपने आप को उन्होंने यहाँ पे घोषित कर लिया था कि हमने यहाँ शासन चलाना। तो लास्ट शासन तो हमारा बहादुर शाह जफर, उस टाइम पे फिर उन्होंने पूरा अधिकार कर लिया था और युद्ध लड़ा। कुछ भी हो, उस समय सन 1773 तक भारत के साथ इन पाश्चात्य देशों का व्यापार केवल संबंधी संपर्क ही बना, जिसके कारण उसका प्रभाव भारतीय संस्कृति सभ्यता पर ना के समान था। अब उस टाइम उन्होंने सिर्फ क्या करा था कि हम व्यापार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कल्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ा था। जब धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को पूरा इंडिया में वर्चस्व रख लिया, अपना संयंत्र रख लिया, तो फिर उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन पर चेंजेस करना शुरू कर दिए। जैसे 31 दिसंबर 1600 को सामग्री एलिजाबेथ ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा पत्र दिया। उसने लगभग 21 वर्ष पूर्व 1579 ईस्वी में यूरोपीय जहाज गोवा तट पर आया और अंग्रेज टाइम्स पुलिस इस जहाज से उतरा, जो कि ईसाई पादरी थे, लगभग 30-40 मिनट तक बाहर उतरा। अब वो सोचो 30-40 साल तक रहेगा तो वो व्यापारी तो अकेला नहीं करेगा ना, सोचेगा यहाँ के लोगों को समझेगा, राजा को समझेगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, जनता कैसी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने जो पत्र हैं अपने स्वदेश को भेजो, उसने हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि का वितरण शुरू कर दिया। और 1608 में जहांगीर की आज्ञा लेकर कंपनी ने सूरत में मानवीय सुरक्षा के लिए गोदाम और दफ्तर किराए पर ले लिए। अभी उन्होंने किराए पर चलाना शुरू किया, रेंट दे देते, यानी राजा से उन्होंने कहा कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो आपको रेंट पर देना, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री वगैरह उन्होंने रेंट पर ली, लेकिन धीरे धीरे अब राजा कुछ नहीं कह रहा है, पहले तो वो रेंट देना शुरू कर, राजा कह रहा है चलो रेंट, राजा के पास तो काफी पैसा था, तो वो रेंट देना बंद कर देगा और धीरे धीरे कहेगा कि हमारी फैक्ट्री, वो अपना अधिकार कर लेगा। जैसे आज के जमाने में आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं, आप किसी किराए का कर लेंगे, आप सीधे साधे हैं, हमने कहा भैया किराया भैया अगले महीने दे देंगे, अब ज्यादा किराया नहीं दे पा रहे तो लड़ाई कहने लगे हम मकान में हम हिसाब से रहते हैं, हमारे मकान में चौड़ी टाइप के मकान में यही रहता है। तो लोग इन्होंने भी यही काम किया। सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उन्होंने भारत की शक्ति बढ़ाने का अधिकार प्राप्त न कर सके। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश दृष्टि से बक्सा में हुई, यानी कि
बाबर ने अपनी मुगल काल की नींव रखी और 1530 तक रहा। इन 4 साल में उसने एक युद्ध लड़ी, ठीक है। बाबर ने खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, पानी पिया पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध चंदरिया, और उसके बाद मर गया। 4 युद्ध लड़े थे उसने। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लेकर घर गया, ठीक है। तो युद्ध लड़े थे। हाँ, पानीपत का युद्ध हमारा हुआ था 1526 में। अकबर, जिसमें बाबर और कौन था, किसके साथ हुआ था, बाबर के साथ और सिकंदर नहीं आया। बताओ, बाबर के साथ हुआ था और कौन थे, पानीपत का मतलब नहीं होता, ध्यान करो। मीरा पानीपत का युद्ध, पानीपत एक जगह का नाम है, इसलिए युद्ध होते थे। जो हमारे मराठा लोग हैं, नहीं मराठी नहीं, पृथ्वीराज चौहान क्या थे हमारे राजपूत शासक क्षत्रिय वाले थे ना, ठीक है। तो अब जैसे जब ये आए बाबर, चाहे नींव मुसलमान की नीति, इससे पहले गुलामगंज चला, जिसमें कौन थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, रजिया सुल्तान आए, ये सब आए। तो ये किस लिए आते थे, युद्ध करने के लिए। उस टाइम कोई राज्य तो था नहीं, भारत में कोई राज्य का व्यवस्था नहीं थी, कानून भी नहीं बना था। जो राजा आता था वो अपना कानून बनाता था और लोगों पर थोपता था। हमारे पास जमीन है, तुम्हारे पास जमीन है, ठीक है। तुम्हारे पास 100 एकड़ की जमीन है, मान लो तुम 2 लोग हो, एक का नाम सानिया रानी है, मान लो आप राजा हैं, और दूसरे का नाम खुशबू है, दोनों ही आप लोग राजा हैं। चलो, आपके पास आप 100 एकड़ की जमीन के राजा हैं और इनके पास 50 एकड़ की जमीन है। तो वो किस लिए लड़ते थे, अपना वर्चस्व फैलाने के लिए। हम जितने जितने जगह पे युद्ध करेंगे, जो जो राजा हारता जाएगा वो हमारी जमीन हो जाती है। तो ये तुम्हारे यहाँ पे युद्ध करने आएंगे, वो सोचेंगे हम इनका, हमारे हमें दिल्ली की गद्दी चाहिए, आगरा की गद्दी चाहिए, उससे यानी हम राजा बन जाए, यहाँ की प्रजा हमारी। तो अगर ये जीत जाती है तो ठीक है, तो तुम हार गए, तो तुम्हारे पास जो जमीन है वो तुम इनको दे दोगे, क्योंकि तुम कहोगे या तो तुम मरो या हमें जमीन दो। तो तुम कहोगे हमें मरना नहीं है, हम आपके साथ संधि कर लेते हैं। अब संधि का मतलब ये होता है कि तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं वो तुम इनके आधिपत्य में दे दोगे, क्योंकि ये जीत गए। हार जाती तो ये भी तुम्हारे पास से आती, ठीक है। तुम्हारी जितनी जनता है वो इनके अधिकार में जाएगी, तुम्हारी जितनी सेना है वो इनके अधिकार में जाएगी, रानियां भी इनके अधिकार में चलेगी, तो इनके गुलाम हो गए। अब ये जब भी तुमसे कहेंगे, अगर ये अच्छे होंगे तो तुमसे ये कह देंगे ठीक है तुम वहीं के राजा रहो, हमें जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हारे साथ युद्ध में आओ। ये इनकी बात लागू होगी। तो अब हमें कहीं और जगह युद्ध करना होगा तो तुम इनके साथ सहयोग करोगे लड़ने में। अब तुम्हारी प्रजा इनकी प्रजा काफी हो गई, अब तुम लोग डबल हो गए, और तुम कहो नहीं हमें आपकी संधि मंजूर नहीं है, तो तुम युद्ध के लिए तैयार हो, और हार जाते तो तुम्हारी सेना हमारी तो होगी, तुम मरोगे। तो ये होता था। तो इनका युद्ध का मतलब क्या होता था, ये अपना वर्चस्व बढ़ाते थे, फैलाव करते थे, सब जगह अपना। तो मुगल साल ने 200 साल तक हम पे अधिकार किया। उससे पहले आ गया था 1200 में गुलामगंज चला, तो उसके बाद 1500 से लेकर 1700 तक तो ये, उसके बाद 1600 तक तो अंग्रेजी ये थे ना मुगल काल हमारा। तो ये मुगल काल चला हमने। अब उन्होंने क्या किया, कुछ हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, ठीक है, इनका काम भी यही था। तो पहले उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था, अब इसमें वो जीत गया। दूसरा युद्ध आया था खानवा का युद्ध, उसमें भी ये बाबर जीता। चंदेरी का युद्ध आया, उसमें भी बाबर जीत गया, और लास्ट में 1520 में वो मर गया। अब उसका पुत्र आएगा ना, उसका पुत्र कौन था, बाबर का पुत्र कौन था, अकबर से हुमायूं। भूल जाते हो तुम लोग, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, अभी याद हो जाएगी। इसका बेटा कौन था, अकबर का बेटा, हुमायूं का बेटा अकबर। हाँ, अकबर का बेटा जहांगीर, और इनका बेटा शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, उसको याद है तैयार किए हैं। और इनका बेटा आता है औरंगजेब।
याद होगा यार अच्छी तरीका से। अब तो पुत्र नहीं भूलोगे। तो अकबर का दादा कौन हुआ? बाबर हुआ ना, ठीक है। और जहांगीर के दादा हुमायूं हुए। तो अब क्या हुआ, जब ये 1520 में मर गया तो उस पहले क्या हुआ था, राजा का बेटा ही राज करेगा, ठीक है। इनकी एक रानियां तो होती नहीं थी, कई रानियां होती थी, कुछ खास बेगम होती थी। इनकी रानियों में ये डिसीजन होता था, जो भी रानी पहले बच्चा देगी उसका ही बेटा गद्दी संभाले। कोई सी भी रानी हो, चाहे बड़ी छोटी हो, जिसने हमें पहले वो पुत्र दिया, पुत्र ही गद्दी संभालता था, पुत्रियों पर नहीं था। तो जो बेटा पुत्र संभालेगा, पुत्र देगा, तो वही राजा बनेगा। तो बाबर की भी 3 रानियां थी, तो हुमायूं हुए जिनसे भी, तो हुमायूं को गद्दी मिली, लेकिन हुमायूं ने ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया। उसके बाद आते हैं अकबर आते हैं। तो अकबर ने सबसे ज़्यादा चेंजेस किए। फर्स्ट ये कौन सा सेमेस्टर है? तो यहाँ पे क्या होता था, अब उनका काम क्या था कि हमें गद्दी संभालनी है, तो पुत्र का ही काम करेगा, बेटा का मतलब पिताजी की गद्दी को संभालेगा पुत्र। तो हुमायूं क्या थे, पहले बहुत युद्ध हारे हुए, काफ़ी युद्ध हारते गए, फिर धीरे धीरे 1-2 युद्ध जीतने के बाद वो जल्दी चले गए थे। उनकी फिर मेन काम किसने किया? अकबर ने। अकबर ने काफ़ी चीज़ें चेंज की, हिंदू मुसलमान में एकता का धीरे स्थापना की, रुपया चलाया, जो भी है इन्होंने काफ़ी चीज़ें। जैसे एक आता है जो कर देते थे हम लोग, ज़कात, और सुना है ज़कात कर देते थे, तो हाँ उसका अंत किया ज़कात वगैरह का। तो ये सब होता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब यहाँ की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे 1530 की बात हो रही है, हमारा फैसला ये चेंज कैसे हुआ। तो धीरे धीरे जब अकबर के शासन में, अकबर के टाइम 1500 लग गया था, इसके में भी काफ़ी युद्ध हुए। अकबर के टाइम में पानीपत का युद्ध हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? एक वो आपका जो हुआ था 1564 में मेवाड़ के राजा के साथ, राणा सांगा के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? ध्यान करो, हल्दी घाटी का युद्ध 1562 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो उस टाइम कौन थे? अकबर ही थे, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध सुना है? इसके टाइम में कितने सबसे ज़्यादा युद्ध इसने लड़े थे, अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए थे, और सबसे ज़्यादा शासन भी इसने संभाला था। ये इतना मतलब गद्दी पर बैठा रहा कि इसको पुत्र को भी जन्म मिलेगा नहीं, अब पिताजी कब जाएंगे, क्योंकि पुत्र का काम भी तो ये था कि हमें गद्दी चाहिए। अब ये बताओ, जब पिताजी 70-80 साल तक गद्दी पर बैठ ही गई, तो बेटा कब गद्दी पर बैठेगा? उसको भी तो गद्दी की चिंता है। अब गद्दी छोटी मोटी तो होती नहीं थी, अब प्राइम मिनिस्टर की गद्दी ले लो, हर कोई चाहेगा बैठना, तो तुम बैठ तो सकते हो। तो यहाँ पे भी होगा, तो वो अपने पिताजी को औरंगजेब ने क्या किया, गद्दी के लिए तो अपने पिताजी को जेल में डलवा दिया था। यही होता था, पहले भी यही होता है, आज भी यही होता है। प्रॉपर्टी की लालच में क्या करते हैं, अपने पिता को मार देते हैं, जल्दी मरेगा तो हमें प्रॉपर्टी जल्दी मिल जाएगी। कोई माताओं को मार देता है, कोई माताओं को छोड़ देता है, वृद्धाश्रम में छोड़ देता है प्रॉपर्टी के लिए। वही चीज़ पहले भी आ रही, पॉलिटिक्स पहले भी चलती थी, अब भी चलती थी। तो गद्दी के लिए तो अपने पिताजी को वो जेल डलवा देंगे। यहाँ पे शाहजहाँ को जेल में किसने डलवा दिया था? औरंगजेब ने, ठीक है। इसने अपने पिताजी को जेल में करवा दिया था कि तुमने बहुत गद्दी पे बैठ लिया, हमें बैठ लिया, बहुत शासन चला। नहीं, अकबर को नहीं डरवाया था, शाहजहाँ की बात करना है, शाहजहाँ, ठीक है। अब ये लोगों के में भी अलग अलग तरह थी। हुमायूं भी एक अच्छा चित्रकार था, इसमें भी अच्छी चीज़ें थी। अकबर में भी स्थापत्य कला काफ़ी पैमाना हुआ था, अकबर ने भी अपने काल में काफ़ी चीज़ों को बनवाया, ठीक है, बनवाया ना। जैसे अब जहांगीर कैसा था, एक ऐसा चित्रकार था कि वो जो भी पेंटिंग देख लेता था उसको बता देता कि ये किसने बनाई, वो इतना वो। हाँ, शाहजहाँ में ये था कि इसने ये बता दे, इसका काम क्या था, स्थापत्य कला। जैसे आगरा का महल बनवाया, आगरा का ताजमहल क्यों बनवाया था, किसके लिए? किसके लिए? मुमताज महल की मुमताज बेगम। बेगम कौन हुई थी? पत्नियाँ। हिंदू धर्म में पत्नी बोलते हैं, रानी बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं बेगम। तो इस तरीके से इनका शासन चलता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में आप? तो अकबर, तो बाबर के टाइम अंग्रेज नहीं आए थे, अकबर के शासन से अंग्रेज आना स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ व्यापार करने के लिए आए बस, और जहाँ भी वो रहेंगे वहाँ वो क्या करेंगे, हमें रेंट देंगे, यानी किराया भाड़ा भी देंगे।
कि आप कुछ नहीं जानते, इन्हें हमसे मतलब नहीं है, तो धीरे धीरे उस क्षेत्र पर हम अपना क्या कर लेते हैं, अधिकार। ठीक है, अब लैंड को छोड़ो, हमने ही अपना हड़प लिया। तो अंग्रेजों का भी यही काम था कि अकबर के टाइम तो वो सीधे चले जाने के टाइम थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देख लिया कि राजा ही अपने शासन में लड़ता रहता है, वो अपने पुत्र में भी चाहिए, मंत्री को गद्दी चाहिए, सेनापति को गद्दी चाहिए, हम एक दूसरे को भड़का सकते थे। अंग्रेज क्यों तेज थे, उनका माइंड क्यों तेज था, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे। कभी अंग्रेज देखा होगा अनपढ़ हो नहीं, तो जहाँ आपका मस्तिष्क का विकास कैसे होगा, शिक्षा के द्वारा। अगर आप शिक्षित हैं तो आप में थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, शिक्षित नहीं है तो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए अंग्रेज को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो जानते थे कि यहाँ की जनता कैसी है, भूली वाली है, इनको हम एक दूसरे में भिड़ कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। यही काम उन्होंने कर किया था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति याद है, 1857। उस टाइम कौन थे राजा महाराजा, हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो इतना तो पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति हमारी झांसी की रानी के टाइम की क्रांति है, इतना ही भूल जाते हो, कितनी बार बता चुकी हूँ मैं। 10 मई 1810 में, 10 मई में जब हुई थी क्रांति, तब कौन थे हमारे, मेरठ से भी हुई, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो किसके समय हुई थी, जब कौन था मेरठ में, किसने करवाई थी स्टार्ट, जिन्होंने कहा था कि चलने वाले कारतूस नहीं खोलेंगे, किसने करा दिया था स्टार्ट, मंगल पांडे। हमें ही रिमाइंड कराना होता है। तो मंगल पांडे ने क्या कहा था, हम क्यों नहीं खोलेंगे, उसने क्यों क्रांति स्टार्ट की, क्योंकि वो एक पंडित थे। दूसरी बात, जो औजार बने होते थे, कारतूस का मतलब होता है औजार, जो गन वगैरह, तो उनको पहले के कारतूस अलग होते थे, अब चीजें सोखते गए, वो हमें मुंह से ओपन करने होते थे, और वो जानवरों की खाल के द्वारा, चर्बी के द्वारा बने होते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में जानवरों की खाल वगैरह ये सब मांस वगैरह खाया नहीं जाता, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारे यहाँ काम करते हो, हमारे तुम गुलाम हो, जो हम कहेंगे हमें करना पड़ेगा। जो मना करता था उसको वो मार देते थे, फांसी दे दी, जो भी है। तो उन्होंने कहा सब लोगों से, अगर आप इस तरीके से दब के रहेंगे तो ये हमारा शोषण तो कर ही रहे, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अब चूंकि 1857 में स्टार्ट हुई क्रांति, ठीक है, और हमें आज़ादी कब मिली, 1947। 100 वर्ष का डिफरेंट हो रहा है। सोचो 100 वर्ष पहले स्टार्ट हो गई थी क्रांति, लेकिन ये क्रांति क्यों क्रॉस मतलब फेल हुई, क्योंकि इस टाइम जो भी युद्ध कर रहे थे उन्होंने एक दूसरे का अच्छे से सहयोग नहीं करा। ठीक है, झांसी की रानी की जो घोड़ा था उसमें बेईमानी में उनका घोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो मंत्री होते हैं उनको क्या होता है, लालच। अंग्रेज ने उनसे कह दिया हम तुम्हें ये गद्दी दिलवा देंगे, तुम इनका साथ मत देंगे। तो यहाँ पे भी करेक्शन हो गया। अब चूंकि उन्हें तो ट्रस्ट करते हुए मंत्री हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक दूसरे के यहाँ पर बिक गया है। तो यहाँ से क्रांति हमारी फेल हो गई थी। अगर हम पहले से यहाँ पर जीत जाते तो हमें 100 साल पहले आज़ादी मिल जाती, लेकिन जब आज़ाद होना होगा तभी टाइम आएगा। तो धीरे धीरे ये क्रांति बढ़ती है। ठीक है, लोगों ने बीच बीच में प्रयास करके फिर गांधी जी आए, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1919 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ था, पास भी हुआ तो और भी हुआ जलियांवाला बाग। ठीक है, जो अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने जलियांवाला बाग में कमेटी बुलाई गई थी कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ करना होगा। तो जनरल डायर ने क्या करा था, बिना सूचना दिए चारों तरफ से गेट बंद करके 1000 से एवं की संख्या, इसमें कई बच्चे मारे गए थे और जवान थे, कई लोग थे, उन्होंने अंदर फायरिंग शुरू की। इसके जब बदलाव हुआ तब रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, और उसके बाद साइमन कमीशन आया 1921 में। साइमन कमीशन में क्या था, ये ऐसा कमीशन था जिसमें एक भी इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, और दूसरी बात इंडिया अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता इंडिया के। अब चूंकि हमारे ही लोग, हमारे यहाँ तो मायो रहे थे, मेहमान बनकर आए थे, तुमने अपना सब कर लिया। हमारे अगर बंदे, जिसमें जो भी लोग काम करो उसमें अगर हम अपने बंदे नहीं रखेंगे तो क्या फायदा, सारे ब्रिटिश लोग होते थे। तो इसलिए साइमन कमीशन को भगाने के लिए नारे लगाए गए थे, साइमन कमीशन हटाओ। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, साइमन कमीशन हटाया तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह शुरू किया, उसके बाद उनका जब ये फेल हुआ, और उससे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम वाला काम किया था। क्यों, हमें नमक, बिना नमक में खाना खाते, आज के जमाने में बिना नमक में खा के देखो, कुछ हमें नमक खाने नहीं देते थे, कपड़े गलत नहीं पहनने देते हमसे, तो हमें नमक खाना इसलिए कि हमें नमक चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंदोलन चलते गए। तो किस लिए,
कल्चर को भी सीखा, किस तरीके को पहनते थे। पहले हमारा इन्फॉर्मल मतलब नॉर्मल कपड़े होते थे, सिर्फ धोती कपड़े ही पहनते थे, पैंट शर्ट तो पहनते नहीं थे। धीरे धीरे हमने इनके कपड़े एक्सेप्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो किनसे, वेस्टर्नाइजेशन के द्वारा, यानी आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, मैं सोशियोलॉजी पढ़ा, यानी ये होता है पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण जब आया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा भारत का चेंजेस होगा, सोशल चेंज होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अब आते हैं पश्चिमीकरण के लक्षण। आज आधा चैप्टर खत्म करना है क्योंकि काफी बिजी है, 8 चैप्टर खत्म करना है, 8 88 पेज नंबर तक कर दूंगी ताकि ये जो आया है मैं खत्म कर दूँ, ठीक है। लक्षण में से जाएंगे नीति रूप से तटस्थ। अब जैसे उन्होंने कहा है जो हमारा पश्चिमीकरण है इसकी क्या लक्षण होते हैं, कैसे उल्लेखनीय होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे पश्चिमीकरण आए तो इसमें क्या बोला है, वो नीति रूप में तटस्थ। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, मान लो अब अगर हम आज के कल्चर को देखें और हम पुराने कल्चर को लेके चलें, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू। अगर हमने कहा आज के कल्चर और पुराने कल्चर में क्या अंतर है, तो आप क्या क्या बताएंगे। एक तो पढ़ने लिखने का चेंजेस आया, पहले एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ठीक है, रीति रिवाज चेंज हुए। अब हम पुराने रीति रिवाज को मानते हैं क्या, नहीं मानते। विवाह भी चेंज हुए, पहले के विवाह हम नहीं करते थे, जो उन्होंने क्या किया, हमने विवाह कर लिया, चाहे वो 10 साल की बिटिया लाए चाहे 15 साल की लाए, हमने तो कर लिया। हमेशा जो पहले के पूर्वज होते थे वो बच्ची 10 साल की होगी और लड़का 20 साल का, इतना डिफरेंट होता था, ठीक है। 10-12 साल में बिटिया लड़कियों की शादी हो जाती है और लड़का की हो रही है तो वो बड़ा तो होता ही था। एक तो ये चेंज हुए। अब ऐसा होता है क्या, अब अगर 21 साल की, अब लड़की बड़ी निकल जाएगी लेकिन लड़का बड़ा ना, लेकिन अब चेंज हुए ना, तो हमारा कल्चर चेंज काफी हुआ, प्रथाएं हमने चेंज कर दी, हम पुराने रीति रिवाज नहीं मानते, ठीक है। रहन सहन, खाना पीना हमने सब चेंज किया। पहले के लोगों का सादा खाना था, दाल चावल रोटी बस, इसके अलावा कुछ खाते थे क्या वो, अब पोहे वगैरह नाश्ता में खाते, पहले चाय पीते थे, चाय जानते ही थे, चाय हमारी कहाँ से आई, यहीं से तो आई, हमने यहीं से तो सीखा है चाय वगैरह पीना, नहीं तो हम तो पहले चाय नहीं जानते थे। तो हमने नए नए फूड्स बनाना सीखे, किससे, इनसे तो सीखे हैं, तो इनका भी काफी इफेक्ट पड़ा ना हमारे चेंजेस में। दूसरा आता है अंग्रेजों द्वारा लाई गई पश्चिमी संस्कृति। पश्चिमी संस्कृति कौन लाता है, अंग्रेजी लाए। अगर ये नहीं आते तो हमारे लाइफ में कोई चेंजेस होता ही नहीं। हम ना पोस्ट ऑफिस का यूज करना जानते, ना बल्ब का यूज करना जानते, ना लाइट का यूज करना जानते, बस हाथ के द्वारा यही करना। तो इन्होंने भी तो काफी चेंजेस किए। अगर इन्होंने हमारा शोषण किया भी है तो जो भी हमारे यहाँ पे विकास हुआ है तो वो भी इनकी ही देन है। अगर ये बल्ब का यूज नहीं करते तो हम लाइट जलाना नहीं है, ठीक है। अगर ये टेलीफोन का यूज नहीं करते तो हम एक दूसरे से कैसे कॉन्टेक्ट करते, पत्र के द्वारा ही करते ना, तो वो भी तो उसमें कितना टाइम लगता है। हमने आज पत्र लिखा तो 10 दिन में तो हमारी खबर ज़्यादा करो 10 दिन में निपट जाती, अब वो खबर कैसे पहुँचाएंगे, अब बेचारा वो आएगा 15 दिन में, जब तक हमारी तो सब क्रियाकर्म हो गए। अब आज के ज़माने में आज निपटा, हमने कॉन्टेक्ट किया, वो 1 घंटे में आपके पास आपने मिल लिया, सब कर लिया। पहले तो हम 15 दिन ही इंतजार कर रहे हैं, पत्र जा रहा है, फिर वो अपना संदेश हमें भेज रहा है, 1 महीना तो हमारे इसी वार्तालाप में लग गया, जब तक हम निपट गए, हमारा क्रियाकर्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। बच्चों की शादी लेके जब तक दूसरे हमारे देखेंगे, तो काफ़ी चेंजेस होते हैं। कम्युनिकेशन हमारा बढ़ गया जल्दी, ठीक है। ईमेल और नेटवर्किंग का काम हो गया, अब हमें 1 सेकंड लगने में अपनी इन्फॉर्मेशन 10 लोगों को पहुंचा सकते हैं। पहले हम एक कॉन्टैक्ट कर पाते थे दूसरे का, अब हमारा नेटवर्किंग के द्वारा हमने टेक्नोलॉजी यूज की, प्रौद्योगिकी किसके द्वारा आई, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। दूसरा आता है व्यापक जटिल एवं बहुस्थितिगत अवधारणा। व्यापक जटिल में क्या आएगा, हमारे ऐसे तत्व आएंगे जिसमें अंग्रेजी स्थापित करने के कारण हुए, जैसे भारतीय संस्कृति और होने वाले बहुकल्पीय परिवर्तन पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति के विशिष्ट पक्ष में मिलता है। जैसे अगर हम देखें तो कला संस्कृति कृषि विभाग, अब हमारे पहले की संस्कृति, हमारी जो पहले की कला थी वो भी तो चेंज हुई है, किसके द्वारा, हमने अपनी खुद की संस्कृति को चेंज कर दिया, तो ये हमें गलत है। लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूले, अब हम अंग्रेजों की संस्कृति अपनाने लगे, उनकी हमें चीज़ें अच्छी लगने लगी,
और वो हमारे कल्चर को और अपना रहे हैं। आप देखना विदेशी लोग इंडिया के कल्चर को अपनाते हैं और हम विदेशों के कल्चर को अपनाते हैं, ठीक है। चेतन अचेतन प्रक्रिया, चेतन अचेतन प्रक्रिया में क्या होता है, अंग्रेज को लगाए पश्चिमी संस्कृति तत्वों को अपने अन्यास ही कब ग्रहण कर लिया, शायद हम स्वयं भूल गए, और चेतन अचेतन हमारे जीवन में समाया हुआ है। चेतन अचेतन का मतलब क्या है, चेतन यानी क्या होगा, सोचना, ठीक है, थिंकिंग करना। हम यही सोचते रहते हैं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे माइंड में यही चीज़ सोचते रहते हैं। हम कौन सी ऐसी चीज़ करें जिससे हमारा विकास हो जाए, अब हमें कौन से देश की कल्चर अपनाने चाहिए, ये हम सोचते रहते हैं। हम अपनी खुद की पहचान भूल कर नए चीज़ें अपना रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हम भी भारतीय हैं, हमारा भी खुद का एक कल्चर है, हमारी खुद की भी एक संस्कृति। हमसे ही लोग इतने प्रभावित होते हैं और हम वो चीज़ भूलकर वेस्टर्नाइजेशन पर जा रहे हैं, ठीक है। गांधी जी ने एक नारा लगाया था कि हमें स्वदेशी कपड़े छोड़ने चाहिए। अभी बीच में देखा था आपने चाइना प्रोडक्ट बहुत आने लगे, अब उससे क्या होगा, अगर हम बाहरी चीज़ लेंगे वो ज़्यादा उत्पादन करेंगे, हम उनका माल खरीद रहे हैं, हमें ऊंची रेट में दे रहा है, उसकी कोई गारंटी भी नहीं रहती। आज हमने 50 की भी चीज़ कही, वो 5 मिनट ना चले, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो हम क्यों ना खुद की प्रोडक्ट बनाएं। अगर हम खुद की प्रोडक्ट बेचेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमें पैसा मिलेगा। हम दूसरों का सामान ले रहे हैं, वो माल बेच रहे हैं, तो उसको फायदा हो रहा है। तो चाइनीज क्या है, हमारी अलग एक है ना, चाइनीज हमारे भारत का तो नहीं है, बाहर का है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन को भी छोड़ना चाहिए, हमें खुद की भी पहचान बनानी चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में, इसमें टाइम को कितना होगा, मिनट 30 मिनट या 40 मिनट का क्या होगा वीडियो, 40 मिनट हो गए। कितना बचा इसका, ठीक है। पश्चिमीकरण के परिणाम